अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स के पास पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने 1 से लेकर एमसीक्यू नंबर 16 तक डिस्कस किए थे और आज हम लेक्चर नंबर 2 में एमसीक्यू नंबर 17 से बाकायदा इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 में कहा जा रहा है द रेट कांस्टेंट के इज 0.693 मिनट्स, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी। हमें कहा जा रहा है रेट कांस्टेंट जो बताया जा रहा है वो 0.693 मिनट है और हमें बताना है हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी? तो हाफ लाइफ का यहाँ फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के और यहाँ के की वैल्यू क्या दे दी गई है? 0.693। भाई हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। तो अब 0.693 तो हाफ लाइफ का फॉर्मूले का हिस्सा है और यहाँ के की भी वैल्यू क्या है? 0.693। तो 0.693 और 0.693 क्या हो जाएंगे? डिवाइड होंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ। भाई हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो है 0.693 अपॉन के है। तो यहाँ के की वैल्यू भी क्या है? 0.693। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 0.693 0.693 ये आपस में अगर कैंसिल हो जाते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 1। तो इसका मतलब इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया? इसका मतलब इस एमसीक्यू नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 1 मिनट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा? मिनट इनवर्स। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? मिनट होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है यूनिट ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो भाई आपको बताया गया है ना कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेकंड ऑर्डर में क्या होती है, थर्ड में क्या होती है। तो ये बाकायदा आपने जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो है ऑप्शन ए, सेकेंड इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है एमसीक्यू नंबर 19। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी रफ्तार किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके जो रफ्तार है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर कहते ही इसीलिए, सेकेंड ऑर्डर में दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो है वो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 20। इसमें कहा जा रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बराबर कब होती है? नम्स के एग्जाम का ये सवाल है 2019 का। इसमें कहा जा रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के सेम जो होगी वो कब होगी? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अगर सेम होती है वो रिएक्शन कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बिल्कुल जहन नशीन कर लें। ये सवाल बार बार जो है वो एमडीकेट के और नम्स के पास पेपर में पूछा गया है कि भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जब सेम हो जाती है वो रिएक्शन जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 21।
इसमें कहा जा रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ है और उसमें कहा जाता है द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी। हमें बताना है कि भाई रेट इक्वेशन जो है वो इस पूरे रिएक्शन की क्या है। स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप करके यहाँ जो सारा दिया हुआ है, इसमें ओवरऑल इक्वेशन यहाँ में करके दी हुई है। अब हमें बताना है कि भाई इसकी जो है वो रेट इक्वेशन क्या बननी चाहिए। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है वो थर्ड होता है। मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? थर्ड है। और यहाँ हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है वो 4H2O है। तो यहाँ हमारे पास जब भी ऐसी सिचुएशन होगी आपने सिंपल इसको फर्स्ट ऑर्डर में यही इक्वेशन बना के देनी है, जो कि यहाँ ऑप्शन सी है कि भाई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? मॉइस्चर के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। तो स्लो स्टेप रिएक्शन जो होगा वो हमेशा सिंपल जो है वो आपने दोनों, किसी के ऊपर ना स्क्वायर आएगा ना किसी के ऊपर कोई पावर आएगी। स्लो स्टेप रिएक्शन से ये बाकायदा क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। तो इसका स्टार्टिंग स्टेप अगर आप देखें, स्टार्टिंग स्टेप अगर मैं देखूँ तो ये रिएक्शन यहाँ से ये शुरू हो रहा है। देखो मैंने एरो बनाया, अगर आप यहाँ देखें तो ये रिएक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है PCl5 + H2O। ये ओवरऑल इक्वेशन में जाके कंफ्यूज होना नहीं है, जहाँ से शुरू होता है वो रेट इक्वेशन में बनकर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या? सी, रेट इक्वल टू K PCl5 और H2O। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 22। हमें कहा जा रहा है रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डू नॉट चेंज विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन। हमें कहा जा रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना उसमें कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है उसमें तब्दीली करते हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन, भाई उनका ऑर्डर क्या होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और डी में कहा जा रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही आसान सवाल, जिन्होंने सिंध बोर्ड भी अच्छे से पढ़ी है वो इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शन से होते हैं, ये तमाम के तमाम क्या हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है द हाफ लाइफ ऑफ N2O5 at 45 degrees centigrade is 24 minutes. How long will it take for sample of N2O5 to decay to 25% of its original concentration? हमें कहा जा रहा है हाफ लाइफ जो है ना N2O5 की जो हाफ लाइफ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कितनी है? 24 मिनट्स। हमें कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सैंपल ऑफ N2O5 टू डिके टू 25%। 25% डिके जो है मतलब 25% वो कितना कब रह जाएगा फॉर इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ओरिजिनल कंसंट्रेशन के मुकाबले में 1/4 कितना होगा? तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ वो होती है, फिजिक्स में भी आपने जो हाफ लाइफ पढ़ी ना, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ सेम है। हाफ लाइफ ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्टेंट की बात हो रही है। तो हाफ लाइफ जो N2O5 की है वो कितनी है? 24 मिनट, यानी 24 मिनट में वो आधा हो जाएगा। तो 25% आधे का भी आधा, तो कितनी देर में होगा? तो पहली 24 मिनट के अंदर वो आधा हो जाएगा, अगली जो 24 मिनट होगी उसमें आधे का भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 25% हो जाएगा। तो 24 + 24 कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 48 मिनट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 48 मिनट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन द चेंज इन कंसंट्रेशन इज 6 एक्सपोनेंट -4 मोल पर dm³ एंड टाइम फॉर दैट चेंज इज 10 सेकेंड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। हमें कहा जा रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी बताई जा रही है? चेंज इन कंसंट्रेशन हमारे पास है 6 एक्सपोनेंट -4 मोल पर dm³ और हमें कहा जा रहा है टाइम फॉर दैट चेंज इज 10 सेकेंड। टाइम कितना बचा जाए? 10 सेकेंड। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो आपने सिंपल क्या करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन को टाइम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 6 एक्सपोनेंट -4 को 10 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 6 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³ पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 25। इसमें कहा जा रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन
टी हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन के, अभी मैंने बताया था ना। हाफ लाइफ इज, भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ना उसमें हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ दर हकीकत क्या है, डेफिनेशन बतानी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू इंक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट वैल्यू। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ऑप्शन डी time taken for the concentration of the reactant to fall to quarter of its original value। A, B, C and D चार ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हाफ लाइफ दर हकीकत क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि भाई हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में क्या हो जाती है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में जो है वो आधी हो जाती है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, time taken for the concentration of a reactant to fall to half of its original value। अपनी ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में क्या हो जाए, आधा हो जाए, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 26। The rate of reaction involving ions can be studied by MDCAT 2010 का सवाल है। हमें कहा जा रहा है the rate of reaction involving ion, वो rate of reaction जिसमें ions की इन्वॉल्वमेंट होती है, can be studied by method, किस मेथड के जरिए इसको स्टडी कर सकते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डायल एटोमेट्रिक, बी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रिफ्रैक्ट्रोमेट्री और डी में कहा जा रहा है ऑप्टिकल रोटेशन। ए, बी, सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास है। आइंस की बात हो रही है, देखो हिंट दे दिया ना, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस, तो आइंस की जो रेट ऑफ रिएक्शन को हम चेक कर सकते हैं वो किसके जरिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के जरिए क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 27। इसमें कहा जा रहा है इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन can absorb ultraviolet, visible or infrared radiation, then the rate of chemical reaction can best be measured by which one of the following method। हमें कहा जा रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना केमिकल रिएक्शन में जो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ विजिबल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन को सबसे बेस्ट उनकी रिएक्शन की रफ्तार को कैसे स्टडी किया जाए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है केमिकल मेथड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ग्राफिकल मेथड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है स्पेक्ट्रोमेट्री और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिफरेंशियल मेथड। ए, बी, सी एंड डी। भाई लाइट के बारे में जब भी कह दिया जाए तो इसको आपको हिंट मिल गई है कि वो किसकी बात कर रहा है। इसकी स्टडी जो होगी वो किसके जरिए होगी? स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए क्या होगी? इसकी बाकायदा स्टडी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी, स्पेक्ट्रोमेट्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 28। हमें कहा जा रहा है इफ द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट इंडिकेट्स अ कांस्टेंट हाफ लाइफ देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट द रिएक्टेंट इज। भाई जब भी कांस्टेंट हाफ लाइफ की बात आ जाए, याद रखिएगा, जब भी किसकी बात आ जाए? कांस्टेंट हाफ लाइफ की बात आ जाए, इफ द रिएक्शन टाइम ग्राफ ऑफ अ रिएक्टेंट इंडिकेट अ कांस्टेंट हाफ लाइफ देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट इज। कांस्टेंट हाफ लाइफ जो होगी वो हमेशा किसमें होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होती है, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट को जितना बढ़ाते हैं रिएक्शन उतना ही बढ़ता है। तो इसमें रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कोई स्क्वायर का रिलेशन नहीं होता। तो कांस्टेंट हाफ लाइफ जब भी कहा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा उसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये निशानी रख लो कि भाई कांस्टेंट हाफ लाइफ जब भी कहेगा आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 29। चूज द वन विच इज नॉट द अजम्पशन ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, हमें वो बताना है कि जो उसका जो है वो स्टेप नहीं है, अजम्पशन नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल मस्ट कोलाइड। बिल्कुल, केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल या पार्टिकल को कोलाइड होना जरूरी है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फॉर रिएक्टिंग पार्टिकल मस्ट पजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी द EA। भाई रिएक्टिंग पार्टिकल के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं वो होना जरूरी है। बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है एवरी कोलिजन इज नॉट प्रोडक्ट, हर कोलिजन प्रोडक्टिव नहीं होता, ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फ्रॉम एटम रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि भाई एक मखसूस ओरिएंटेशन होगी तो ही फॉर्मेशन होगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की।
तो लिहाजा इसमें हमें बताना है नोट द अजम्पशन, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो कि इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है, नेक्स्ट एमसीक्यू, इसका भाई डी था, तो छोटा बड़ा हो गया था। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 30। इसमें कहा जा रहा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड अपॉन। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेम्परेचर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन आपके पास हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। भाई टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी बाकायदा क्या होगी, डिपेंड करेगी, क्योंकि रिएक्शन कौन सा है, ये रिवर्सिबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 31। एमसीक्यू नंबर 31 में बात हो रही है व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। What is the measure of activation energy in an endothermic reaction? MDCAT 2019 का सवाल है कि भाई मेजरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। इससे पहले वाले लेक्चर 1 में ये सवाल आ चुका है, ये रिपीट हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो होती है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बैकवर्ड के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेम यही सवाल 2019 में रिपीट हो गया है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर वहाँ पर भी ऑप्शन ए था, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है बनिस्बत किसके, रिवर्स के। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन। ये भी सवाल इससे पहले वाले पेपर में रिपीट हो चुका है, NMDCAT 2020 का सवाल है कि भाई रेट कांस्टेंट जो है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब हो जाता। इससे पहले वाले सवाल में आया था। और तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बताया था मैंने आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था इसका। इससे पहले लेक्चर में बाकायदा ये डिस्कस हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 33, द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। भाई हमें कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी, एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उन फैक्टर के बारे में स्टडी करना जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, और इसमें ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, केमिकल काइनेटिक्स इज द करेक्ट आंसर। ये केमिकल काइनेटिक्स की बाकायदा क्या है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 34। इसमें कहा जा रहा है फॉर विच रिएक्शन A इक्वल टू प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4-fold विच मीन इट इज। भाई हमें कहा जा रहा है एक रिएक्शन है जिसमें A जो है वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हमें कहा जा रहा है कि जब हमने A की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया, विच मीन इट इज। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही आसान सवाल है कि भाई रिएक्टेंट को डबल करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाए उस रिएक्शन को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 35। इसमें कहा जा रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। हमें कहा जा रहा है भाई जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। इसमें कहा जा रहा है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मुकाबले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि भाई अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रफ्तार जो होती है वो कम हो जाती है। उस ऑर्डर को बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ए बी सी एंड डी। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा,
और अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएं और रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ना पड़े तो वो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ कहानी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस ऑर्डर को हम कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रफ्तार में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। तो यहाँ जाकर हमारे पास पेपर के जो सवालात थे वो यहाँ मुकम्मल हुए, रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम नए चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।